हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं वरुण भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को रिलीज कर रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है वो पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो है। और पॉलिटी में आपने देख लिया होगा टॉपिक शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, उस शेड्यूल से को लेकर के ये वीडियो है। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ भिवानी पब्लिक स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर मेनली +1 में 3 सब्जेक्ट हैं। एक है आपका साइंस, दूसरा आपका कॉमर्स है और तीसरा ह्यूमैनिटीज है। मैं ह्यूमैनिटीज का फैकल्टी होने के नाते मैं ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करूंगा। और ह्यूमैनिटीज में हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट हैं वो इस प्रकार है। लैंग्वेज के लिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है जो कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए। दूसरा जो है आपको पॉलिटिकल साइंस है जो कंपलसरी है सारे बच्चों को पढ़ना है, बिकॉज दैट इज द बैकबोन ऑफ द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका लीगल स्टडीज है, वो भी कंपलसरी है। अब लीगल स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप लीगल स्टडीज को पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा वाइड डायमेंशन का विंडो ओपन होता है, डेट इज कॉल्ड लॉ में अपना कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। आप क्लैट जैसे एग्जाम को क्लियर करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको काफी वाइडर डायमेंशन मिलता है आज सोसाइटी में। लॉ ग्रेजुएट्स की और लॉ एस्पेरेंट्स की काफी ज्यादा डिमांड्स है। इसके साथ ही आपका जो चौथा सब्जेक्ट है वो आपको 2 सब्जेक्ट के बीच में ऑप्शन देता है चूज करने का। एक ज्योग्राफी है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको ज्योग्राफी भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ज्योग्राफी है। और अगर आप ज्योग्राफी में उतना कंफर्टेबिलिटी अपने आप को नहीं पाते हैं तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। वैसे मैं बात करूं तो इंडिया में ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। बट अगर आप फॉरेन की बात करें तो वहाँ ज्योग्राफी इज ए साइंस सब्जेक्ट। वहाँ पर ज्यादातर बच्चे साइंस के रूप में ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, बिकॉज उसमें अगर आप देखें तो जो थिंग्स है वो फैक्चुअल और फिनोमिनॉन थिंग्स ज्यादा है। उसमें प्रेशर बेल्ट और फिनोमिनॉन जो है, इसके पीछे जो लॉजिक है, जो फिनोमिनॉन है वो प्रूवन है। जो थिंग्स है वो प्रूव भी होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। इसके साथ ही आपका जो 5वां सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स है, आपका कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है और भी सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो आप इस तरह से भिवानी पब्लिक स्कूल में ह्यूमैनिटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट उपलब्ध है। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक में हम शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। अगर आप देखें तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें 8 शेड्यूल था, 8 शेड्यूल्स थे। बट अभी देखें तो 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। तो हम जो बात करेंगे फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है। फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है कि स्टेट यूनियन टेरिटरी के नेम है। भारत में अगर आप प्रेजेंट देखें तो 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी के नेम और उसका बाउंड्री जो है वो मेंशन है। उसका क्या बाउंड्री है? स्टेट 28 स्टेट है भारत में और 8 यूनियन टेरिटरी है। उसका क्या बाउंड्री है, हर स्टेट का बाउंड्री, और इंडिया एज ए टेरिटरी का क्या बाउंड्री है। तो वो जो मेंशन है वो फर्स्ट शेड्यूल में। अगर आप मैं थोड़ा सा मैप दिखा देना चाहता हूं, इसमें 28 स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूटी है। और ये स्टेट है और एक यूटी है। तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में जो है मेंशन है आपके फर्स्ट शेड्यूल में। जो है मेंशन है वो आपके 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। तो वो अगर आप देखें तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी था। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी था। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने अलग अलग टाइम पे और भी स्टेट बनते गए। जो सबसे पहला जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बना दैट वाज द आंध्र प्रदेश। और लेटेस्ट जो स्टेट बना है दैट वाज द जम्मू कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी बना विथ लेजिस्लेचर, यूटी। जम्मू कश्मीर यूटी बना बट लेजिस्लेचर होगा यहाँ पे। लद्दाख इज ऑल्सो यूटी, यूनियन टेरिटरी, बट विदाउट लेजिस्लेचर। लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बना विदाउट लेजिस्लेचर, और आपका जम्मू कश्मीर जो है वो भी यूटी बना विथ लेजिस्लेचर। ठीक है। तो अभी इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। इसके बारे में उसका नाम, उसकी बाउंड्री, ये मेंशन है आपका शेड्यूल 1 में। दूसरा देखिए शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें है आपका स्पेशल पावर एंड सैलरी ऑफ, मतलब क्या स्पेशल पावर है और सैलरी क्या है। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की। इसकी सैलरी जो है और स्पेशल पावर जो है वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की सैलरी जो है वो मेंशन है। सैलरी और स्पेशल पावर है। ठीक है। तो इसके बारे में मेंशन है
इसमें अगर आप देखें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दैट इज द चार्ज सैलरी है या अनचार्ज सैलरी है, बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ सैलरी, वन इज चार्ज एक्सपेंडिचर, अनदर इज अनचार्ज एक्सपेंडिचर। तो क्या ये चार्ज एक्सपेंडिचर है या अनचार्ज एक्सपेंडिचर है? कि हाँ, इसके लेकर क्या है कि पार्लियामेंट में लॉ पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सैलरी को डिक्रीज तो आप नहीं कर सकते, बट इंक्रीज करने के लिए पार्लियामेंट में टाइम टाइम पे लॉ पास होते हैं। प्रेसिडेंट की सैलरी अभी कुछ दिन पहले बढ़ाया गया था, 5 लाख रुपीज आई थिंक प्रेसिडेंट की एनुअल पर मंथ जो सैलरी है दैट इज 5 लाख रुपीज। थर्ड शेड्यूल जो है उसमें आपको ओथ है एंड प्रॉमिस है ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो भी इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं, जो भी इलेक्टेड है उनका ओथ और एफर्मेशन जो है उस ऑफिस का इलेक्टोरल इंक्लूडिंग जज और साथ ही साथ जो इलेक्टेड पर्सन है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इन सबका जो ओथ और एफर्मेशन है एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और गवर्नर भी, तीन का ओथ नहीं है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का ओथ नहीं है। जिसका ओथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट मेंशन है, वो शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है, दैट इज सेपरेट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जितने भी इलेक्टेड हैं, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सबका ओथ और अफर्मेशन, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का जो ओथ है वो भी मेंशन है आपका शेड्यूल 3 में, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट का जो ओथ अफर्मेशन वो शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है। तो अभी तक हम 3 शेड्यूल को देख चुके हैं। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट का नाम, उसकी बाउंड्री, ये मेंशन है। सेकेंड शेड्यूल में आपका स्पेशल पावर एंड सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज का ओथ जो है वो मेंशन है, सॉरी जज की सैलरी मेंशन है। थर्ड शेड्यूल में आपका ओथ मेंशन है एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अलावा सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का ओथ मेंशन है। ठीक है, तो ये 3 कवर हो चुका है अभी तक। फोर्थ जो है वो राज्यसभा मेंबर कितने, इसमें अगर देखें तो फोर्थ शेड्यूल में आपका है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा की सीट, हर एवरी स्टेट हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। अगर आप देखें तो लोकसभा का तो स्ट्रेंथ है, राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज 250। करंट जो स्ट्रेंथ है ये 245। ठीक है, करंट स्ट्रेंथ 245। इसमें से 233 जो है वो आपके स्टेट को दिया गया है। 233 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 233 है, स्टेट एंड यूटी को मिलाकर 233 सीट है। और 12 सीट जो है वो आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। इससे प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। तो करंट स्ट्रेंथ 245 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। 233 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर है राज्यसभा का फ्रॉम डिफरेंट सर्विस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, इससे नॉमिनेट करके भेजते हैं। तो 12 मेंबर प्रेसिडेंट को पावर है नॉमिनेट करने का, 233 जो मेंबर है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। ठीक है, और उसमें से हर स्टेट को पावर, हर स्टेट का एक पर्टिकुलर कोटा है, पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है। जैसे अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा का जो सीट का अभी मैक्सिमम सीट जो है लोकसभा का 10 सीट है, और राज्यसभा का जो सीट है दैट इज 5 सीट है, जिसमें आई थिंक अब राज्यसभा का सीट का एलोकेशन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा का स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अभी जो करंट स्ट्रेंथ है दैट इज 90। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अभी जो करंट स्ट्रेंथ है दैट इज 90। तो 90 में से ही हर पार्टी को सीट मिला होगा। जैसे बीजेपी को अलग से सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इस तरह से और भी जो स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे जेजेपी है, ठीक है, इन सबको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट मिला होगा। एमएलए का सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए होंगे। तो जितनी सीट मिला, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी गॉट 40, कांग्रेस गॉट 15, जितने भी सीट मिला उसके हिसाब से, उस प्रपोर्शन के हिसाब से यहाँ राज्यसभा से उनका नंबर एलोकेट हो जाएगा और राज्यसभा में उतने मेंबर चुन के उनके जाएंगे।
तो राज्यसभा में किस स्टेट का कितना स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, वो जो है वो मेंशन है आपका 4th शेड्यूल में। अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा का वो है आपका उत्तर प्रदेश का, क्योंकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं और राज्यसभा में करीबन उनका स्ट्रेंथ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना है, ठीक है। बिहार का देखिए तो लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है दैट इज 40 और राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है दैट इज 16, ठीक है। मैंने बताया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा का कितना है 250, करंट है 245, जिसमें से 233 स्टेट लेजिस्लेचर से चुन के आते हैं स्टेट को है और 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब जो 5th शेड्यूल है वो 5th शेड्यूल किसके बारे में, 5th शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल डिटेल। शेड्यूल एरिया जो भी है और ट्राइबल एरिया जो भी है उसको लेकर के जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो डिटेल है वो डिटेल 5th शेड्यूल में मेंशन है कि शेड्यूल एरिया को लेकर के और ट्राइबल एरिया को, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्पेशल को लेकर के और जो भी शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है उसको एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो डिटेल है उसकी कंट्रोलिंग का जो पावर है, मतलब गवर्नर, वहां पे गवर्नर है या स्पेशल इन्वाइटी है, उसको लेकर के पावर है। 6th शेड्यूल में है कि स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट कैसे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरिया है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उसके ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, ये जो है 6th शेड्यूल में मेंशन है। 6th शेड्यूल में फिर से आपको याद रखना है कि 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके कंट्रोल से रिलेटेड डिटेल है। बट 5th शेड्यूल में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसमें असम, मेघालय के लिए 6th शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, बिकॉज बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो इंडिया में लेटर ऑन ज्वाइन किए और उन्होंने ज्वाइन किया, दे वांट द सम सेपरेट स्टेटस, सेपरेट थिंग्स फॉर देयर गवर्नर, बिकॉज उनका गवर्निंग इश्यूज, बिकॉज उनका कस्टमरीज लॉज है, उनका अपना इथिकल लॉज है, वो लॉज का वायलेशन नहीं हो आफ्टर कमिंग इन द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत में ज्वाइन करने से उसका एडमिनिस्ट्रेट, मतलब उनका जो इथनिक लॉ है, उनका जो कस्टमरी लॉ है उसका वायलेशन नहीं हो। तो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के लिए 5th शेड्यूल में मेंशन है, लेकिन फॉर द स्पेशल शेड्यूल अलग से मेंशन है फॉर द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है, उसके ट्राइबल एरिया का गवर्निंग किस तरह से होगा, ठीक है, तो उसको लेकर के 6th शेड्यूल में मेंशन है। अब 7th शेड्यूल में है कि डिटेल लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर ऑफ कंकरेंट, मतलब डिटेल लिस्ट है। अब डिटेल लिस्ट में क्या क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड अनदर इज रेसिडुअल पावर। तो यूनियन लिस्ट पे एक्सक्लूसिव पावर है यूनियन गवर्नमेंट का लॉ बनाने का, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने का, और कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल भी लॉ बना सकता है, यूनियन ही बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। बट अगर यूनियन ने लॉ बनाया है तो स्टेट का लॉ के ऊपर यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। तो इसमें देखें तो यूनियन लिस्ट में आपका यूनियन गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है डिफेंस के ऊपर, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, फॉरेन अफेयर के ऊपर, वॉर एंड पीस के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, रेलवे के ऊपर, पोस्ट ऑफ टेलीग्राफ एंड एयरवेज के ऊपर, पोर्ट के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर और करेंसी एंड कॉइनेज के ऊपर लॉ बनाने का यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट में देखो तो एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नमेंट मींस पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है फॉर द रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, उसको लेकर के, लैंड को लेकर के, लिकर को लेकर के। आपने देखा होगा इंडिया में देयर आर सम स्टेट व्हिच आर कॉल्ड द ड्राई स्टेट, वहां लिकर बैन है। फॉर एग्जांपल द स्टेट लाइक बिहार, वहां लिकर बैन है। इन द स्टेट ऑफ गुजरात वेयर द लिकर इज बैन। तो वो जो स्टेट है लिकर को रेगुलेशन को लेकर के, और ये जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में मेंशन है कि स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द लिकर पॉलिसीज। उसके बाद लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन लेवल पे होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस तरह से हर स्टेट पे स्टेट के ब्यूरोक्रेट को रिक्रूट करने के लिए, स्टेट लेवल पे ब्यूरोक्रेट को रिक्रूट करने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इन हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC। इस पे पूरा स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है, उसमें दोनों को पावर है, यूनियन को भी है, स्टेट को भी है। लेकिन अगर यूनियन उस पे लॉ बनाता है तो यूनियन का लॉ स्टेट के ऊपर परस्यू करेगा। जैसे एजुकेशन जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में है, बट आपने देखा कुछ स्टेट में स्टेट ने अपने हिसाब से, स्टेट ने अपना करिकुलम भी रखा है, स्टेट ने अपना करिकुलम रखा है और यूनियन का अलग
सिस्टम है। बट अगर स्टेट ने लॉ बना, यूनियन ने लॉ बनाया है तो स्टेट के लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। बताता हूं किस केस में। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में दोनों को पावर है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर को बात करें तो उसमें पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट को पावर है ट्रांसफर को लेकर के लॉ बनाने का। ठीक है, उसमें एक्सक्लूसिव पावर है एग्रीकल्चर लैंड पे स्टेट गवर्नमेंट को। फॉरेस्ट में अगर आप देखें तो स्टेट ने लॉ बनाया, उससे पहले यूनियन, जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट है, तो ये सब एक्ट जो है वो यूनियन ने बनाया तो स्टेट के लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। इट मींस यूनियन ने उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया है। ट्रेड यूनियंस के द्वारा एडल्ट्रेशन एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन को लेकर के भी बट इस पे अगर आप देखेंगे तो इसमें यूनियन का ही लॉ प्रिवेल करता है। एडॉप्टेशन सक्सेशन एक्ट हिंदू कोड बिल के तहत यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, तो यूनियन का लॉ अक्रॉस इंडिया वो कर रहा है। स्टेट जब लॉ बनाएगा तो उसका लॉ की जो जुरिस्डिक्शन होगा विद इन द स्टेट होगा, बट जब यूनियन लॉ बनाएगा तो दैट लॉ इज एप्लीकेबल होल अक्रॉस द इंडिया, इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट मैंने बताया कि जो 5th और 6th शेड्यूल है वहां पर स्पेशल प्रोविजन है, तो स्पेशल प्रोविजन को देखना पड़ेगा। अगर आप ये देखिए कि यू आर फ्रीली मूव इनसाइड द इंडिया, आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, बट इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, वेदर अगर आप जाना चाहे तो आपको ये फैक्ट पता नहीं होगा कि वहां जाने के लिए आपको स्पेशल इनर लाइन परमिट की जरूरत है। वहां पे पहले वहां के स्टेट लेजिस्लेचर से, स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहां अगर आपको एंटर करना है उस एरिया में, ट्राइबल एरिया में, तो आपको वहां के स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, एंड दैट परमिशन इज कॉल्ड इनर लाइन परमिट। आप अंडमान निकोबार जाना चाहते हैं, अंडमान निकोबार अगर आपको जाना है तो यू फर्स्ट टेक द परमिशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार। वहां पे कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पर एक सेंट्रलीज ट्राइब्स है, अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, वहां पर सेंट्रलीज ट्राइब्स है, उस ट्राइब्स के नजदीक एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अंडमान वो वहां पहुंच गए थे, तो लोगों ने उनकी, बिकॉज उनका जो इथनिक कल्चर है, अब ऐसा क्यों है कि बिकॉज उनका इथनिक कल्चर जो है, उनका जो इथनिसिटी है, उनका जो कस्टमरीज लॉ है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से बिल्कुल अलग है, उनका ये वायलेशन नहीं हो, इसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो उसमें आपको, हाँ, तीसरा चीज अगर आप देखें तो उसमें एक चीज और बच रहा है, दैट इज रेसिडुअल पावर। अब रेसिडुअल पावर है कि वो थिंग्स है जिसमें यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं है, स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, तो वो आपका रेसिडुअल पावर है। उसमें लेकर साइबर क्राइम देखिए तो साइबर क्राइम पे आपको यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगा। वो थिंग्स रेसिडुअल पावर में है जिसमें यूनियन, स्टेट और कंकरेंट तीनों में मेंशन नहीं है, उस पर एक्सक्लूसिव पावर है यूनियन गवर्नमेंट को लॉ बनाने का, दैट इज रेसिडुअल पावर। क्लियर है यहां तक? ओके, आपका 7th शेड्यूल तक हो चुका है। मतलब 7th शेड्यूल में डिटेल सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के डिटेल सेपरेशन ऑफ पावर है। उसके बाद 8th शेड्यूल में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, शेड्यूल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेज। करेंटली इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। उसमें आपका जो 4 लेटेस्ट लैंग्वेज है वो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, वो 4 जो लेटेस्ट लैंग्वेज है शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में ऐड किया गया है। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, तो वो शेड्यूल लैंग्वेज जो है वो उसमें मेंशन है। आपका 8th शेड्यूल में शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में मेंशन है। अब अगर आप 9th शेड्यूल को देखें तो दैट इज द फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैसे 9th शेड्यूल कैसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, और फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। अब ये इसकी स्टोरी एक अलग है कि 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, तो उस, मैंने बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, उसमें 8 शेड्यूल थे, बट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। अब 9th शेड्यूल ने बोला कि आपको जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर कर दिया, कोई भी लॉ है और उस लॉ को 9th शेड्यूल में रख दिया, कोई भी लॉज है और उस लॉज को अगर 9th शेड्यूल में रख दिया सरकार ने, पुट द लॉ इन द 9th शेड्यूल, तो वो जो है वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर हो जाता है, दैट इज कम आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। ये था 9th शेड्यूल में ऐड। फॉर एग्जांपल कोई लॉ है, उस लॉज के ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये हायर जुडिशरी को पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। बट अगर किसी लॉ को आपने बनाया और उस लॉ को 9th शेड्यूल में रख दिया,
तो उसको जुडिशियल स्क्रूटिनी का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशियल स्क्रूटिनी का जुडिशियल रिव्यू का पावर खत्म हो जाता है। उसको लेकर के 9th शेड्यूल था कि इफ एनी लॉ पुट अंडर द 9th शेड्यूल, तो उसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, बट उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे चैलेंज किए गए कोर्ट में, और केशवानंद भारती के केस में ये फाइनल जजमेंट ये आया था, यस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, किसी भी पार्ट में चेंज ला सकता है, किसी भी पार्ट को डिलीट कर सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आप नहीं छेड़खानी कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, उसको आप बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं। तो वो 9th शेड्यूल का इंपॉर्टेंस उसके बाद खत्म हो गया था। तो 9th शेड्यूल में भी अगर कोई चीज अब है, अब अगर रखा जाता है, तो उसके ऊपर भी जुडिशियल स्क्रूटनी होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर कोई चीज आया था तो दैट इज 9th शेड्यूल। तो वैलिडिटी ऑफ सर्टेन लॉज जो है उसके रेगुलेशन की कोई भी लॉज है उसको 9th शेड्यूल के अंदर पुट कर दिएगा, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 10th शेड्यूल जो है लेटर ऑन 1985 में ये 10th शेड्यूल आया था बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया और उसमें 9th शेड्यूल को में उसको रखा गया, डिटेल अबाउट द पार्टी चेंज एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए, कि आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो ही बना दूंगा, व्हाट आर द प्रोविजन फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। बट मैं बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल ए पर्सन फ्रॉम एक्स पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट होकर आया, एंड नाउ जो है वो मैं पार्टी का नाम ही देता हूं, फॉर एग्जांपल एक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, या मैं नाम नहीं देता हूं, एक्स वाई जेड लिख देता हूं, एक्स वाई जेड, देयर इज 3 पॉलिटिकल पार्टी। ये पर्सन इलेक्ट होके आया एक्स पॉलिटिकल पार्टी से, जो पर्सन है उसका नाम है ए बी नाम है, और कल जो जाकर के वो वाई पॉलिटिकल पार्टी में जाकर ज्वाइन कर गया, तो जो है उसको लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया, मैंडेट जो दिया था, वो एक्स पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे और एक्स पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर के उसको लोगों ने मैंडेट दिया था, लोगों ने वोट कास्ट किया था। बट ड्यू टू द मनी पावर, मसल्स पावर, वो पर्सन जो है वो वाई पॉलिटिकल पार्टी में जाके ज्वाइन कर गया। तो क्या डज ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है? तो नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर लगेगा, नाउ ही इज नो मोर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप देखें तो अभी जो राज्यसभा का रिसेंट इलेक्शन हुआ और बिहार स्टेट लेजिस्लेचर में 3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, 3 एमएलए ने फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी दैट इज कॉल्ड आरजेडी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, वहां के 3 पॉलिटिकल पार्टी ने, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी पार्टी के विप को, अपने पार्टी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, और वो जाकर के दूसरे पार्टी के गाइडलाइन को, मतलब वो एनडीए का जो अलायंस है उसका दामन थाम लिया, उनके साथ वो बैठे, उनके साथ वोट किया। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पार्टी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, पार्टी के विप के अगेंस्ट, पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट में काम किया, एंड पार्टी जो है वो अब ही इज नो मोर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ बिहार, ठीक है, और आरजेडी से उसको निष्कासित किया गया पार्टी अगेंस्ट द पार्टी डिसिप्लिन के कारण। ऐसे ही हिमाचल में अभी हुआ है, आपका राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है, और 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट में वोट दिया, कि पार्टी ने बताया कि आपको राज्यसभा के इलेक्शन में देयर वाज द वन कैंडिडेट हुज नेम वाज अभिषेक मनु सिंघवी, कि आपको अभिषेक मनु सिंघवी के लिए वोट करना है, बट ही नॉट वोट कास्ट द वोट फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस एज ए अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को वहां पे वोट कास्ट किया, तो उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, पार्टी के विप को फॉलो नहीं किया, तो पार्टी जो है उनके ऊपर एक्शन लेगा, और पार्टी जो है उनको निष्कासित किया, एंड ही, पार्टी ने जब उसको अपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ही इज नो मोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके साथ ही अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्स पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आए, और आपने विद इन द टेन्योर, अपने 5 साल के टेन्योर के बीच में अपने उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर गए, तो आपको पार्टी के डिसिप्लिन और डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट वर्क करने के लिए आपको, यू आर नो सीज टू बी बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह पाएंगे। हाँ, बट उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ कब नहीं लगेगा? जब 2/3 मेंबर जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करे, जिससे शिवसेना में हुआ है, उसके 2/3 मेंबर जो है उन्होंने छोड़ा, और ही क्लेम कि वी आर द ओरिजिनल शिवसैनिक। तो वहां पे हुआ, जैसे वहां पे आपका एनसीपी में ये टूट हुआ है, अजीत पवार और शरद पवार के बीच में जो टूट हुआ है, वहां पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो एक और पॉलिटिकल पार्टी है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, और वहां पर उसके 2 भाग में पार्टी डिवाइड हुआ, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास।
तो उसमें क्या हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो अलग रहे, तो उनमें उनकी सदस्यता नहीं गई है। 2/3 मेंबर अगर टूटते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन उससे कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 2 3 मतलब अगर उससे कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूटकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हैं तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अगर 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट के जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्जर, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज करे या खुद एग्जिस्ट करे कि यस वी आर द ओरिजिनल इनहेरिटेंस ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां पर ये नहीं लगेगा। इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, उसके लिए हम सेपरेट एक 5 मिनट का एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ये 10th शेड्यूल में है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया, ठीक है, और 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, ठीक है। 11th शेड्यूल में रिस्पांसिबिलिटी ऑन पावर ऑफ पंचायत, अगर आप देखें तो पंचायत जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका रूरल लोकल बॉडीज RLB, रूरल लोकल बॉडीज, और 12th शेड्यूल में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज ULB, अर्बन लोकल बॉडीज, ये 2 चीज आया था। रूरल लोकल बॉडीज जो है वो 11th शेड्यूल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। 11th शेड्यूल जो है शेड्यूल में उसको ऐड किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रूरल लोकल बॉडीज आया और जिसको 11th शेड्यूल में ऐड किया गया। 12th शेड्यूल में आपका 12th शेड्यूल में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ इन द 1992 और उसमें अर्बन लोकल बॉडीज आया। रूरल लोकल बॉडीज के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। रूरल एरिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। अगर आप देखें तो इसमें देखें तो स्टेट लोकल बॉडीज को लेकर के लॉ बनाने का पावर अगर आप देखें तो यह है लोकल बॉडीज, और लोकल बॉडीज को लेकर के लॉ बनाने का पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन किया, मतलब अपनी पावर को डिवैल्यूएट किया। तो ये अपनी पावर को 2 एरिया में डिवैल्यूएट कर सकते हैं, रूरल एरिया में कर सकते हैं और दूसरा अर्बन एरिया में कर सकते हैं। रूरल एरिया में जो किया दैट इज कॉल्ड रूरल लोकल बॉडीज, और अर्बन एरिया में जो किया जिसको अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें रूरल एरिया में 3 टियर सिस्टम है, अर्बन एरिया में भी 3 टियर सिस्टम है, उसको हम सेपरेटली देखेंगे। तो रूरल एरिया में लोकल बॉडीज जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड पावर ऑफ पंचायत के बारे में 11th शेड्यूल में है, और 12th शेड्यूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटी अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में 12th शेड्यूल में है, ठीक है। तो आपको ये चीज डिटेल याद रखना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे शेड्यूल से लेकर के क्वेश्चन पूछता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 शेड्यूल है, जिसमें 1 में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बाउंड्री और नेम के बारे में मेंशन है। 2nd शेड्यूल में सैलरी एंड अलाउंसेस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के बारे में। 3rd शेड्यूल में ओथ एंड प्रॉमिस है, एक्सेप्ट ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट। 4th शेड्यूल में राज्यसभा में कितने सीट्स एलोकेट है, स्टेट किस स्टेट को कितने सीट, कितने नंबर ऑफ सीट है, तो वो है। 5th शेड्यूल में ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल के बारे में मेंशन है। 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरिया के बारे में डिटेल में मेंशन है। 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअल पावर के बारे में मेंशन है। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आइटम्स है, स्टेट लिस्ट में क्या आइटम है और कंकरेंट लिस्ट में क्या आइटम है, और जो आइटम इस तीनों में नहीं है वो आइटम रेसिडुअल पावर में है, उसको लेकर के है। और किसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा वो है। 8th शेड्यूल में आपको शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में है। अभी करंटली जो है आपके 22 शेड्यूल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। 9th शेड्यूल में मैंने बताया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल आया, और 9th शेड्यूल में अगर कोई भी लॉ को पुट किया जाता है उसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटिनी और जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से वो बाहर हो जाता है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मेंशन है, उसके लिए मैं बताया सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, बट मैं बता देता हूं कि कब मैंने बता चुका हूं, इस वीडियो में बता चुका हूं, आप थोड़ा पीछे करके इसको देख सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो थिंग्स है वो 10th शेड्यूल में मेंबर है, मेंशन है कि इफ ए मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम एक्स पॉलिटिकल पार्टी एंड आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर द वर्डिक्ट, अगर इफ यू ज्वाइन टू द वाई पॉलिटिकल पार्टी तो उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीज हो जाती है। तो ये या उसका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पावर है, ही इज नो एग्जिस्ट एज ए लेजिस्लेचर, तो वो खत्म हो जाता है। 11th शेड्यूल में पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर है, और 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के बारे में डिटेल में मेंशन है, ठीक है। ये चीज है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक बने रहिए भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के
हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, साइंस के, आपके कॉमर्स के एंड ह्यूमैनिटीज के। तो बहुत बहुत धन्यवाद भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए।